आज की कहानी में पुलिस को एक जगह एक कटा हुआ सिर मिलता है। चेहरा सलामत था और पहचान आसान, लेकिन पुलिस को कातिल तक पहुंचने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। 350 थानों और राज्य के हर पुलिस डिपार्टमेंट को खंगाल लेने के बावजूद उस चेहरे का कोई नाम पता नहीं मिलता। शहर भर में पुलिस पोस्टर छपवाती है, लोगों के घरों तक जाकर पूछताछ करती है, पर कोई फ़ायदा नहीं। फिर पुलिस की कोशिशें और मेहनत रंग लाती है, और जब इस केस का खुलासा हुआ तो इस केस को श्रद्धा मर्डर पार्ट 2 का खिताब दिया गया। आफ्ताब पूनावाला की तरह इस लेडी का कातिल भी कत्ल करके बचता रहा और टुकड़ों में लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने अपनी मेहनत और जद्दोजहद से इस केस को सॉल्व किया। और जब इस कत्ल की हकीकत सबके सामने आई तो लोग बिना चौंके नहीं रह पाए। जब एक घर की तलाशी ली गई, घर के अंदर एक फ्रिज का दरवाज़ा खोला जाता है और इस बार दिल्ली की श्रद्धा हैदराबाद की फ्रिज से बाहर निकलती है, और इस बार भी टुकड़ों में। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी तेलंगाना के हैदराबाद की है, लेकिन इस कहानी के परे 16 मई 2022 को दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या, और इस हत्या के ठीक 365 दिन बाद दिल्ली से 1583 किलोमीटर दूर हैदराबाद में ठीक वैसे ही एक और वारदात सामने आई। दरअसल 17 मई 2023 को तेलंगाना के हैदराबाद में एक नदी है जिसका नाम मूसी नदी है। उसी नदी के पास से स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी गुजर रहा था। उसका नाम सुधाकर था। अचानक उसकी नज़र नदी के किनारे एक पैकेट पर पड़ी। उसे पैकेट देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट पॉलीथीन में लिपटा हुआ था। वो कर्मचारी उस पैकेट के नज़दीक जाकर उसे खोलता है, और जैसे ही वो पैकेट खुलता है उसकी चीखें निकल जाती है। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि उस पैकेट में एक लेडी का कटा हुआ सिर पैक्ड था। यह खबर बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ के लोगों में फैल जाती है, और कुछ ही देर में मलकापेट पुलिस को भी खबर दे दी जाती है। पुलिस फ़ौरन वहाँ पहुँचती है और उस सफाई कर्मचारी से पूछताछ करती है, तो वो कर्मचारी सुधाकर सारी बात पुलिस को बताता है। पुलिस उस कटे सिर को अपने कब्जे में ले लेती है। सिर में चेहरा सही सलामत है, यानी कि उसके चेहरे को बिगाड़ा नहीं गया है। उसकी पहचान हो सकती है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस चेहरे को पहचानता हो। अब पुलिस उस सिर की तस्वीर लेती है। फ़ोटो लेने के बाद पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि ये मरने वाली महिला आखिर है कौन। जब तक मरने वाली की पहचान न हो तब तक इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़े और कातिल तक पुलिस कैसे पहुंचे। पुलिस के पास उस मरने वाली की कोई जानकारी नहीं थी कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, वो कहाँ रहती है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उस लेडी की पहचान करने में ही जुट जाती है। सबसे पहले पुलिस उस कटे हुए सिर की तस्वीरों को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शहर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ भी पॉसिबल था सर्कुलेट करवाती है। उस इलाके में जहाँ वो कटा हुआ सिर बरामद हुआ था, वहाँ के एक एक दरवाजे पर जाकर उस कटे हुए सिर की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछताछ की जाती है। इसके अलावा पूरे तेलंगाना स्टेट में जो अलग अलग थाने हैं, वहाँ पर भी उस कटे हुए सिर की डिटेल भिजवाई जाती है। करीब 750 पुलिस स्टेशन में इन तस्वीरों को भेजकर यह पूछा जाता है कि क्या आपके थाने में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है या नहीं। लोकल पुलिस के अलावा CID, वुमेन सेफ्टी विंग, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और अलग अलग स्टेट में भी इस बारे में जानकारी देकर पूछताछ की जाती है। सभी थानों में फ़ोन घुमाया जाता है। 750 थानों में कहीं कोई कामयाबी नहीं मिलती। जो तस्वीर भेजी गई थानों में और अलग अलग डिपार्टमेंट में, वहाँ से उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी। डोर टू डोर पुलिस की टीम वो तस्वीर लेकर भटक रही थी, लेकिन किसी दरवाजे से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा था। शहर भर के ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल, सिनेमा हॉल, छोटे मोटे बाजार, हर जगह तस्वीरें दिखाई गईं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इसी दौरान पुलिस की एक टीम जिस जगह से यानी मूसी नदी से यह सिर बरामद हुआ था, उसके आसपास में जितने भी CCTV कैमरे थे उन्हें खंगालने में जुटी हुई थी। सैकड़ों CCTV कैमरे जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते को कनेक्ट करते हैं, एक रास्ता ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू होता है, उन सभी की स्कैनिंग बारीकी से की जाती है।
कि किन किन रास्तों से आकर कटा हुआ सिर यहाँ लाया जा सकता है। पहले उन रास्तों का नक्शा तैयार किया गया, फिर उन नक्शों के हिसाब से उन इलाकों को खंगाला गया। पिछले एक हफ्ते यानी 10 मई से 16-17 मई तक के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा था। कुल कैमरों को मिलाकर करीब 200 से ज़्यादा घंटों की फुटेज को देखना था। उनमें से एक शख्स को ढूंढना है जो इस तरह की पॉलीथीन हाथ में लेकर या कोई बैग लेकर यहाँ तक आता हुआ दिखाई देता हो। तमाम गाड़ियों को जो इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं, उनका नंबर नोट करना, उनका कलर नोट करना, ये सब पुलिस उस कटे हुए सिर की पहचान करने के लिए कर रही थी। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में छोटी छोटी बात लग रही है, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है। एक एक चीज़ की बारीकी से छानबीन की जाती है। इस केस में पुलिस की मेहनत और मशक्क़त काबिले तारीफ़ थी। इन सब में 90 से ज़्यादा गाड़ियों की लिस्ट तैयार की गई। 100 से ज़्यादा लोग ऐसे शॉर्ट लिस्ट हुए जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि यह लोग बेवजह जा रहे हैं और उन पे पुलिस को शक हुआ। सब लोगों से पूछताछ में कहीं से भी उस सिर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। इस केस में पूरी तेलंगाना पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अब सीसीटीवी कैमरों से ही पुलिस को कुछ उम्मीद थी। जो 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी, उनमें से एक एक से पूछताछ जारी थी और उन लोगों में से एक शख्स पर पुलिस को ज़्यादा शक हुआ और उस पर शक की वजह यह थी कि सीसीटीवी कैमरों में वो व्यक्ति चेहरे पर रुमाल बांधे हुए नज़र आ रहा था, जबकि अब तक कोरोना का उतना असर नहीं था और इतनी गर्मी में भला कौन मास्क लगाता है। तो पुलिस को उस व्यक्ति की हरकतें कुछ संदिग्ध लगीं। वो व्यक्ति मास्क लगाने के साथ साथ कैप भी लगाए हुए था। ऐसा लग रहा था कि वो अपना हुलिया छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश करती है। वो शख्स कटा हुआ सिर फेंकने जाने के दौरान एक होटल से पानी की एक बोतल खरीदी थी और इत्तेफाक से पानी की उस बोतल से उसने यूपीआई ट्रांजैक्शन किया था और इसी कारण पुलिस उस तक पहुंच गई। उसका नाम था चंद्रमोहन। चंद्रमोहन हैदराबाद के दिलसुख नगर के चैतन्यपुरी इलाके में रहता था। वो एक स्टॉक ब्रोकर टाइप काम करता था, यानी कि इधर उधर पैसे लगाता था। पुलिस चंद्रमोहन के घर पहुंचती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और सीसीटीवी कैमरे में होने की बात बताती है। वो मना नहीं करता। उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही थी। उसके चेहरे पर ज़रा सी भी घबराहट नहीं थी। कोई डर, कोई खौफ नहीं, कोई शिकन नहीं। पुलिस को पहली बार उसे देखकर लगा कि वो शायद गलत व्यक्ति के दरवाजे पर आ गए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान बना हुआ था। उसने कहा कि हाँ, मैं गया तो था, लेकिन मुझे इस सिर के बारे में कुछ नहीं पता। पूछताछ के दौरान पुलिस की नज़र चंद्रमोहन के हाथ पर गई, जिस पर ताज़ा कट का निशान था। पुलिस ने सोचा कि जिस तरीके से वो सिर मिला है कटा हुआ, तो अगर सिर मिला है तो बॉडी के भी टुकड़े किए गए होंगे। श्रद्धा मर्डर केस अब तक पुलिस के जहन में था, तो जब कट का निशान दिखा, पुलिस का शक गहरा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने चंद्रमोहन से सख्ती से पूछताछ की। सख्ती करने के बाद वो टूट गया। उसने बताया कि हाँ, वो कटा हुआ सिर मैंने ही फेंका है। फिर उसने पूरी कहानी पुलिस को बताई। उसने बताया कि मारी गई लेडी का नाम अनुराधा रेड्डी था, जिसकी उम्र 55 साल थी। उसने अपना घर दिखाते हुए कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर अनुराधा रहती थी और फर्स्ट फ्लोर पर वो अपनी माँ के साथ रहता था। पुलिस उसके कमरे में जाती है। उसमें एक फ्रिज रखी थी, बाकी कुछ सामान है, एक बड़ा सा चाकू, एक स्टोन कटर, और ये सारी चीज़ें देखकर तेलंगाना पुलिस के जहन में श्रद्धा मर्डर केस ताज़ा हो गया। पुलिस ने कांपते हुए हाथों से उस फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो उनका डर सही साबित हुआ। फ्रिज के अंदर ठीक श्रद्धा केस की तरह इंसानी हाथ पैर रखे हुए थे और एक लोहे के बक्से में उसका धड़ भी था, और दूसरी तरफ खड़ा था उस कत्ल का कातिल चंद्रमोहन। पुलिस ने उस लाश के टुकड़े समेटे। फॉरेंसिक टीम बुलाकर साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। चंद्रमोहन को गिरफ्तार किया गया और पुलिस उसे अपने साथ ले गई। उसने बताया कि अनुराधा रेड्डी करीब 30-35 साल पहले अपने पति से अलग हो गई थी। तब वो नर्स का काम किया करती थी। फिर पति से अलग होने के बाद वो कुछ लोगों को इंटरेस्ट पे पैसे देने का काम करने लगी। फाइनेंस कंपनी में काम करने के दौरान उसके पास ठीक ठाक पैसे थे। वो लोगों को पैसे देती और हर महीने सूद के साथ वसूलती। अनुराधा की एक बेटी थी। उसने बेटी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। वो ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल हो गई। अब अनुराधा चैतन्यपुरी में रहने आ गई। कुछ दिन बाद उसे अपना किराए का घर बदलना था, तो उसने घर की तलाश की।
इसी दौरान उसे चंद्रमोहन के बारे में पता चला कि चंद्रमोहन अपना मकान किराए पर देना चाहता है। चंद्रमोहन करीब 45 साल का था, यानी कि अनुराधा से 10 साल छोटा, और अब वो चंद्रमोहन की किराएदार बन गई। चंद्रमोहन ने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा अनुराधा को दे दिया। चंद्रमोहन की शादी नहीं हुई थी। अब दोनों अनुराधा और चंद्रमोहन एक साथ एक ही घर में रहने लगे। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ीं और दोनों में प्यार हो गया। चूँकि दोनों ही अपनी ज़िंदगी में अकेले थे तो दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। हालांकि दोनों की उम्र में काफ़ी फासला था। अब एक साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख शेयर करने लगे। इसी दौरान 2018 में चंद्रमोहन को कुछ पैसों की कमी पड़ी। उसने अनुराधा से पैसे के बारे में बात की और अनुराधा ने चंद्रमोहन को 7 लाख रुपए उधार दे दिए। चंद्रमोहन ने अनुराधा से पैसे लौटाने का वादा किया और शायद वो लौटा भी देता, लेकिन तभी 2020 आ गया। कोरोना का दौर शुरू हो गया। हर एक का काम मंदा पड़ गया और चंद्रमोहन भी परेशान था। उसकी हालत अब और खस्ता हो गई। कोरोना के कारण वो अनुराधा के पैसे नहीं लौटा पा रहा था। दूसरी तरफ अनुराधा की भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। वो भी बेरोजगार हो गई थी और पैसों की दिक्कत उसके सामने भी आ गई। तो अब अनुराधा चंद्रमोहन से अपने पैसों का तकाजा करने लगी। वो अपने पैसे मांगने लगी। उसने चंद्रमोहन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चंद्रमोहन ने अपनी हालत के बारे में अनुराधा को बताया, लेकिन अनुराधा भी परेशान थी तो वो चंद्रमोहन की बात मानने को तैयार नहीं हुई। अब बार बार पैसों के तकाजे ने दोनों के संबंधों में कड़वाहट ला दी। उन दोनों में पैसों के कारण आए दिन झगड़ा होने लगा। इसी दौरान 12 मई 2023 को चंद्रमोहन जब अपने घर पहुंचा तो अनुराधा ने फिर चंद्रमोहन से अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए और उन दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। चंद्रमोहन को अब लगा कि अनुराधा पैसे छोड़ेगी नहीं और उसके पास पैसे हैं नहीं। इसके बाद दोनों के बीच गुस्से में हाथापाई हुई और इसी दौरान चंद्रमोहन ने चाकू उठाया और अनुराधा पर एक के बाद एक चाकू से वार करने लगा। थोड़ी ही देर में अनुराधा ने दम तोड़ दिया और जब चंद्रमोहन को होश आया तब वो हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे लाश को ठिकाने लगाए, और शायद श्रद्धा वालकर का केस उसने भी सुना था। तो इसके बाद वो मार्केट गया, 2 स्टोन कटर खरीदा, चाकू खरीदे, ब्लेड खरीदे और घर वापस आया। सबसे पहले उसने अनुराधा का सर काटा, सर को एक पॉलीथीन के बैग में पैक किया और फिर फ्रिज में रख दिया। इसके बाद उसने बाकी बॉडी को अलग अलग 5 टुकड़े किए। सबसे पहले उसने अनुराधा का सिर काटा, सिर को एक पॉलीथीन के बैग में पैक किया और फ्रिज में रख दिया। इसके बाद उसने बाकी बॉडी के अलग अलग 5 टुकड़े किए और उन सब को भी उसने फ्रिज में रख दिया। उसे पता था कि गर्मी का मौसम है और बॉडी को ज़्यादा समय तक घर में नहीं रखा जा सकता, तो उसने अलग अलग बॉडी के हिस्सों को ठिकाने लगाने का फ़ैसला किया। वो फिर मार्केट जाता है और अगरबत्ती, परफ्यूम, डिटॉल वगैरह ऐसी चीज़ें खरीदता है जिससे लाश की बदबू कम की जा सके, और फिर मौका पाते ही वो सिर को मूसी नदी के किनारे ठिकाने लगाता है और 1-2 टुकड़े वो अपने घर के आसपास ही डंप करता है। इस दौरान चूंकि अनुराधा के जानने वाले जो उसे फ़ोन करते थे, उन लोगों को उसने अनुराधा के फ़ोन से मैसेज किया कि मैं ठीक हूँ, बिज़ी हूँ, टाइम मिलेगा तो बात करूँगी। इस मैसेज के ज़रिए वो अनुराधा के ज़िंदा होने का सबूत दे रहा था। यह सब चलता रहा और अनुराधा के कत्ल को 5 दिन बीत गए, लेकिन आखिरकार उसने जो सिर फेंका था वो बरामद हो गया और इस कटे सिर की गुत्थी सुलझा दी गई। लेकिन इन सब में पुलिस का काम और इन्वेस्टिगेशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चंद्रमोहन ने अनुराधा के साथ अवैध संबंध रखते हुए उसके साथ पैसों का लेन देन किया था, जिसके कारण 12 मई 2023 को चंद्रमोहन ने अनुराधा को मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह एक 55 साल की महिला का कत्ल हुआ जिसे श्रद्धा मर्डर केस की समानता दी गई। तो इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।